सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर कृषि और पशुपालन की सीरीज के अंदर जो है हमारा आज जो है फोर्थ पार्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है हमारी ये सीरीज चली हुई है और इसके अंदर जो है एचएसएससी के लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन आंसर हैं हरियाणा जीके के वो भी हमारी सीरीज चली हुई है और दूसरी सीरीज जो है हमारी एग्रीकल्चर और पशुपालन की जो है चली हुई है। ठीक है, तो दोनों सीरीज को मत देखना भूलिएगा। 5 से 7 नंबर अगर आप एग्रीकल्चर से जो है पूछे जाते हैं, अगर इस 5 से 7 नंबर को बिल्कुल एक भी जो है क्वेश्चन आप गलत नहीं करना चाहते तो ये हमारी कृषि और पशुपालन की जो सीरीज है इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से जो है हमने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके 3 पार्ट पहले आ चुके हैं, आज हम चौथा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चावल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम एक एक फसलों को जो है देखते हुए चलेंगे। पहले चावल देखेंगे, उसके बाद गेहूं देखेंगे, उसके बाद मक्का देखेंगे। ऐसे ही जो है एक एक फसल को जो है हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। किस फसल में कौन सा रोग लगता है, किस फसल की जो है कितनी किस्में होती हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, एवरीथिंग डिटेल जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। पॉइंट नंबर पहले पे चलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, चावल एक खरीफ की फसल है। चावल की फसल को उगाने के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और अधिक आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता यानी कि नमी होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जो है आवश्यकता होती है। तो डायरेक्ट ये फैक्चुअल डाटा ही है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि थ्योरेटिकल है। डायरेक्ट जो है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही उठाता है। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। एग्जामिनर क्या पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो आपको बताना पड़ेगा चावल जो है एक खरीफ की फसल है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, खरीफ की फसल जो चावल है इसको उगाने के लिए जो है कितने तापमान की जो है आवश्यकता होती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की तापमान की जो है आवश्यकता होती है। यह भी पूछा जा सकता है कि चावल की खेती के लिए जो है कितने सेंटीमीटर की जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 100 सेंटीमीटर की जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यही फैक्चुअल डाटा है, यहीं से जो है क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। यकीन मानिएगा ये वीडियो सीरीज अगर आप देख लेंगे ना कंप्लीट, एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, चावल की फसल को उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में जो है उगाया जाता है। मतलब चावल की खेती को उसी एरिया या फिर उसी क्षेत्र में जो है या फिर उसी राज्य के अंदर उगाया जाता है जिसके पास जो है पानी का जो है पर्याप्त साधन हो, या फिर उस राज्य के आसपास जो है नदियां हो या फिर डेल्टाई प्रदेश शामिल हो। ऐसे क्षेत्रों में जो है चावल की खेती ज़्यादा की जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपसे पूछा जा सकता है कि चावल का जो पौधा होता है वो किस कुल का पौधा होता है, तो ये ग्रैमीनी कुल से जो है संबंधित रखता है। यानी कि चावल का पौधा जो है वो ग्रैमीनी कुल का जो है पौधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चावल के पौधे का वानस्पति नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो चावल का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है ओराइजी सेटाइवा, जो है इसका साइंटिफिक नाम होता है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे और नेक्स्ट में क्या बोला गया है, चावल की जो उत्पत्ति है ये कहाँ पर हुई है, तो चावल की उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सर्वप्रथम जो चावल की जो उत्पत्ति के हमें साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो उत्पत्ति जो है इसकी दक्षिण पूर्वी एशिया से हुई है, ऐसे हमें जो है साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो धान की फसल में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो कौन कौन से जो पोषक तत्वों की इसके अंदर आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन जो है 80 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस जो है 40 से 60 किलोग्राम और पोटेशियम जो है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जो है आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब आप खेत के अंदर चावल की खेती करते हैं ना तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, मतलब ये मान लीजिएगा ये 1 हेक्टेयर है। ठीक है, ये 1 हेक्टेयर है, इसके अंदर आपने जो है चावल की खेती कर दी। ठीक है, ये चावल की खेती कर दी है, तो ये कह रहा है कि इस चावल की खेती के लिए जो है, मतलब इस चावल की खेती को अच्छा जो है प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की और कितनी आवश्यकता होती है, तो ये यहाँ पे बता रहा है। नाइट्रोजन जो है 80 से 120 किलोग्राम जो है आपको प्रति हेक्टेयर डालनी होगी। फास्फोरस जो है 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको यूज़ करना पड़ेगा, और जो पोटेशियम है वो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अजोला और नील हरित शैवाल जो है इनका उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जो है जैव उर्वरक के रूप में जो है
किया जा सकता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई धान की फसल में जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु कौन से उर्वरक का जो है जैव उर्वरक का जो है उपयोग किया जाता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे या फिर अजोला या फिर नील हरित शैवाल, इन दोनों का ही यूज जो है धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जो है किया जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया प्रोपेनल स्टेम 34 व्यूटाक्लोर मैचिटी एवं फ्लूक्लोरीन बेसिलिन धान में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खरपतवार नाशी है। ठीक है, तो ये खरपतवार नाशी क्या होते हैं, जो फसल होते हैं ना उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खाते रहते हैं, मतलब उनमें कीड़ा लग जाता है ना, उसी प्रकार की है ये खरपतवार नाशी। ठीक है, तो ये इनके नाम देख लेना भाई, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये प्रोपेनल स्टेम 34 है, व्यूटाक्लोर मैचिटी है एवं फ्लूरोक्लोरीन बेसिलिन है। ठीक है, ये धान में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खरपतवारनाशी है। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, शंकर जो है शंकर धान को सर्वप्रथम चीन ने संकर तकनीक का उपयोग करके जो है 1970 के दशक में जो है विकसित किया था। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है संकर धान को जो है सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था, तो संकर धान को सर्वप्रथम जो है चाइना के देश ने बनाया था। और कब बनाया था, 1970 के दशक में जो है इसको बनाया था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जो है आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है जरूर इंपॉर्टेंट तरीके से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज में क्या बोला गया, तो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया चीन के बाद जो है भारत में व्यावसायिक उत्पादन हेतु जो है 1994 में 5 संकर किस्मों का जो है पहला सेट वितरित किया गया था। चाइना के बाद जो है व्यावसायिक यानी कि जो है व्यापार करने के उद्देश्य से 1994 में, ठीक है, 1994 में जो है संकर किस्मों का जो है पहला सेट तैयार किया गया था। और ये 4 किस्में कौन सी थी, ठीक है, ये 4 किस्में यहाँ पे दी भी गई है, तो इन 4 किस्मों को देख लेना भाई। APRH1 है, APRH2 है, KRHN1 है और MGRN1 है। ठीक है, ये जो किस्में दी गई है ना भाई, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी जो है किस्में, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा और कह देगा निम्नलिखित में से कौन सी जो है किस्म जो है धान से या फिर चावल से संबंधित है, तो आपको लगाना पड़ेगा सभी जो किस्में हैं ये धान से संबंधित है। ठीक है, ये जो किस्में यहाँ पे दी गई हैं इनको अच्छे से एक बार याद कर लेना भाई। ठीक है, यही मकसद है यहाँ पे लिखने का, ठीक है, वरना कोई मकसद नहीं है, इस लाइन का कोई मकसद नहीं है। डायरेक्ट जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये किस्मों से ही पूछता है, यहीं पे उठ जाता है एग्जामिनर। ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य द्वारा निर्गत किया गया 2 वर्ष बाद 3 अन्य संकर किस्में, मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है 2 वर्ष बाद 3 अन्य संकर किस्में जो है और निजात की गई थी। CNRH1 था, KRH3 था और DRH1 था। मतलब यहाँ पे समझाने का मतलब पता है क्या है, ये सिर्फ आपको ये किस्में याद करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ मैं कि ये जो है चावल की किस्में है। ठीक है, ये चावल की किस्में, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए ये लिखी गई है। डोंट वरी, आपसे ये राज्य वगैरह नहीं पूछेगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु के द्वारा कब जो है इनको निर्गत किया गया था ऐसा नहीं पूछेगा। बस ये किस्म आपको ध्यान से याद रखनी है, किस्मों से ही जो है क्वेश्चन पूछता है। तीनों एग्जाम्पल देके पूछ देगा, बताइए जो है इनमें से कौन सी जो है चावल की किस्म है। ठीक है, ऐसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश द्वारा जो है निर्गत किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, PHB71 एकमात्र ऐसी संकर किस्म है जो प्राइवेट संस्था द्वारा जो है विकसित की गई है। तो ये जो किस्म है ना, सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो PHB71 है ये एक चावल की किस्म है, और इसको ये एकमात्र ऐसी चावल की किस्म है जिसको जो है प्राइवेट संस्था के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट तो समझते हैं ना, तो ये PHB71 को जो है संकर की ऐसी एकमात्र किस्म है जिसको जो है प्राइवेट संस्था के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है डायपोग मेथड चावल उत्पादन की विधि फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है। इस विधि में पौधे 12 दिन में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चीज आपसे पूछी जा सकती है भाई, ये जो डायपोग मेथड है ये किस देश में जो है प्रचलित है, तो आपको याद रखना है फिलीपींस तथा जापान में जो है इस विधि से जो है पौधा तैयार किया जाता है चावल का। और इस विधि में जो है चावल का पौधा कितने दिन में तैयार हो जाता है, 12 दिन में जो है इस विधि के अंदर जो है तैयार हो जाता है।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, श्री विधि धान के रोपने की एक पद्धति है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से जो है कौन सी पद्धति है जो धान रोपने की है, तो आपको याद रखना है श्री विधि जो है ये धान रोपने की एक विधि है। ठीक है, इस विधि में कई पौधों को एक साथ न रोप कर जो है एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। चावल में 6 से 7% प्रोटीन होता है, 76% कार्बोहाइड्रेट होता है और 2.5% वसा होता है तथा 1.1% जो है खनिज चावल के अंदर पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष जो है घोषित किया था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आज तक बहुत बार पूछा भी जा चुका है, इन फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष जो है घोषित किया गया था, तो आप बताएंगे 2004 को जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष जो है घोषित किया गया था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया भारत द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति कौन सी है, जया है। ठीक है, भारत के द्वारा जो चावल की सबसे प्रथम जो प्रजाति बोनी प्रजाति जो विकसित की गई थी वो कौन सी प्रजाति थी, तो ये प्रजाति थी जया। ठीक है, जया एक बोनी प्रजाति है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं अमिताभ बच्चन की वाइफ का क्या नाम है, क्या है, जया है ना, जया बच्चन। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे जया बच्चन क्या है, बोनी है भाई, अमिताभ बच्चन से तो बोनी है, मतलब छोटी हाइट की है जया बच्चन। इसी से जो है आप ये याद रखेंगे जया प्रजाति जो है चावल की जया प्रजाति है और ये बोनी प्रजाति है। ठीक है, आई होप ऐसे चीजें आपको याद रह जाएंगी। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, पूसा 33, बाला, लूनाश्री, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा, पूसा, सुगंधा, बरानी, दीप तथा शुष्क सम्राट आदि धान की प्रमुख फसलें हैं। इस पॉइंट को जो है भाई बिल्कुल रट लो आप। ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल रट लो जिसको मैं जो है अभी हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, ये सारी जितनी यहाँ पे चावल की किस्में दी है ना, इनको अच्छे से याद कर लो। यहीं से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो जहां पर एग्रीकल्चर पूछा जाता है ना, वहां पर जो है यहीं से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछे जाने वाला है। तो ये चावल की जितनी भी किस्म यहाँ पे लिखी गई है तो इनको अच्छे से आप याद कर लेना भाई। ठीक है, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया महाधान जिसको सुपर राइस बोलते हैं का विकास फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक जीएस खुश के द्वारा जो है किया गया था। इनके द्वारा 1989 में सुपर राइस पर अनुसंधान कार्य जो है शुरू किया गया था। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि वही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है वो कहां पर अवस्थित है, फिलीपींस के अंदर अवस्थित है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, महाधान जिसको सुपर राइस बोला जाता है, इसको किसने सर्वप्रथम उगाया था, यानी इसका जो है किसने जो है विकास किया, तो फिलीपींस ने जो है इसका विकास किया था। और इसका जो मुख्य प्रजनक मतलब किसने इसका किया था, जीएस खुश ये नाम के व्यक्ति थे। इन्हीं के द्वारा जो है 1989 में जो है इस पर जो है कार्य शुरू किया गया था। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, यहाँ पे जो है भारत का भी जो है अनुसंधान केंद्र दे दिया गया है चावल का। ठीक है, तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है भारत का ये कहाँ पर अवस्थित है, कटक उड़ीसा में अवस्थित है। और इसके द्वारा धान की अधिक उत्पादन देने वाली किस्म लूनीश्री है। ठीक है, तो भारत की जो अधिक उत्पादन देने वाली चावल की जो किस्म है उसका नाम क्या हो जाएगा, लूनीश्री हो जाएगा। ठीक है, लूनीश्री जो है ये हो जाएगा। उसके बाद ये आपको याद रखना है चावल में जो है कौन सा रोग लगता है, तो चावल में जो है जिंक की कमी से जो है रोग लगता है। इसको क्या बोला जाता है, खैरा रोग बोला जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से जो है दोनों साइड से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा जा सकता है भाई, धान की फसल में जो है कौन सा रोग लगता है, तो खैरा रोग जो है धान की फसल में लगता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चावल में जो है धान रोग किसकी कमी की वजह से लगता है, तो जिंक की कमी से जो है धान में खैरा रोग लगता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाई होगी और आपको बिल्कुल आसान भाषा में जो है समझ भी आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, तो चलिए इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए की जो है मात्रा अधिकता होती है। ठीक है, विटामिन ए की मात्रा अधिकता होती है। ठीक है, मात्रा अधिकता होती है, ऐसे आएगा ये। ठीक है, अधिकता।
तो ये आपको याद रखना, गोल्डन धान भी जो है ये एक चावल की किस्म है और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए जो है इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चावल के धुलने पर विटामिन बी वन का क्या नाम है, थाइमीन है, नष्ट हो जाता है। मतलब चावल जब आप घर में धोते हैं ना भाई, चावल जैसे आप लेके आते हैं दुकान से, उसके बाद घर पे आके उसको धोते भी है तो वाइट सा पानी निकल जाता है ना। तो वाइट पानी निकलने का क्या मतलब है, उसमें से जो है थाइमीन जो होता है ना, विटामिन बी1, वो जो है नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉलिश किए हुए चावल, आजकल तो भाई ये मोस्टली चला हुआ है, बाजार में कहीं चले जाओ आप, किसी भी दुकान पे चले जाओ, कोई भी चावल ले लो, जो महंगे महंगे बड़े लोग होते हैं ना, महंगा चावल लेते हैं, वो मोस्टली जो चावल होते हैं ना, वो पॉलिश किया हुआ चावल होता है। पॉलिश किया हुआ क्या होता है कि चावल के ऊपर जो एक छिलका सा होता है ना, वो उतार देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो है थाइमीन नष्ट हो जाता है। और जब थाइमीन ज़्यादा नष्ट हो जाता है ना, बिना थाइमीन की चीज़ें आप जब खाने लगते हैं, तो थाइमीन की कमी से जो है कौन सा रोग लग जाता है, बेरी जो है रोग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पूसा 1460, जिसका ब्रांड नाम सुगंधा है, यह दुनिया का पहला सुपर फाइन अनाज है, ठीक है। यह आपको याद रखना। अब आप दुकान पे जाएंगे, पूसा 1460 बोलेंगे ना, इससे दुकान वाला नहीं समझेगा, दुकान वाला बोलेगा भाई पागल तो नहीं हो गया, पूसा 1460 क्या है। उसको आपको बोलना पड़ेगा भाई सुगंधा नाम का जो है चावल दे दे, तब वो समझ पाएगा, ठीक है। ब्रांड नाम जो है आपको बताना पड़ेगा। ये पूसा 1460 क्या है, ये धान की किस्म है जो वैज्ञानिक होते हैं ना, जिस पर जो है रिसर्च करते हैं, ये पूसा नाम वो है, ठीक है। ब्रांड नाम आप किस नाम से जो है दुकानदार से खरीदेंगे, तो सुगंधा नाम से जो है खरीदेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हो गई। और ये है दुनिया का जो है सबसे सुपर फाइन अनाज है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, पूसा 1460 किसानों तक पहुँचाने वाला पहला बायोटेक जो है ये चावल हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। मतलब कोई किसान जब बासमती चावल की रोपाई करता है ना, तो उसको 1 हेक्टेयर के अंदर जो है कितना बीज जो है मैक्सिमम लगाना पड़ता है, तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जो है उसको बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 6 नवंबर 2011 को चावल की नई किस्म है कोहसर। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोहसर जो किस्म है ये किस अनाज की है, चावल की है, गेहूं की है, मक्का की है। तो आपको याद रखना है ये जो कोहसर किस्म है ना, कोहसर किस्म ये जो है चावल की किस्म है, ठीक है, चावल की किस्म है। और इसका विकास जो है जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए जो है किया गया है। तो ये जो कोहसर नाम का जो चावल विकसित किया है ना, ये स्पेशली विकसित किया है वैज्ञानिकों ने, किसके लिए। अब जम्मू कश्मीर तो आप सभी जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है भाई, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वैसे ही वहाँ पर जो है नमी ज़्यादा, मतलब नमी की बात करूँ तो मैं, सर्दी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो है नॉर्मल जो धान होता है ना, चावल होता है, वो वहाँ पर नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए जो है वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म की जो है धान का विकास किया है, जिसका नाम है कोहसर, जो कि जो है कश्मीर के क्षेत्र में भी जो है उगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आईकार द्वारा 19 फरवरी 2012 को धान की नई किस्म पूसा 1509 रिलीज की गई। यह किस्म पूसा 1121 किस्म की प्रमुख समस्या धान की बकानी रोग के प्रति प्रतिरोधी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, 5 फरवरी 2016 को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड ने चेन्नई स्थित भौगोलिक उपप्रदर्शन रजिस्ट्री को भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किए जाने का निर्देश दिया। तो ये आपको याद रखना है भाई, 5 फरवरी 2016 को जो है बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड ने जो है चेन्नई में स्थित भौगोलिक उपप्रदर्शन रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि भाई भारतीय जो बासमती चावल है ना, इसको जीआई टैग प्रदान कर दो। जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जीआई की फुल फॉर्म, ठीक है, किसी बच्चे को पता हो तो जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है और ये जीआई टैग क्या होता है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में भी पता है तो आप मुझे ये बताइएगा। चलिए जीआई टैग के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बस जीआई की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ठीक है। जीआई टैग किस चीज को दिया जाता है, तो जीआई टैग जो है उस चीज को दिया जाता है, किसी क्षेत्र में जो है कोई जो वस्तु होती है ना, वो एक विशेष होती है, किसी क्षेत्र में कोई विशेष वस्तु पाई जाती है ना, उसी को जो है जीआई टैग जो है वो दिया जाता है। आई होप समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम चलते हैं, चावल का जो फसल का जो मेन चीजें थी ना, वो सारी हमने यहाँ पे देख ली है। चावल की किस्में देख ली है, चावल की जो है आर्द्रता मतलब कितनी वार्षिक वर्षा चाहिए ये भी हमने देख लिया, चावल की जो है चावल के अंदर कौन कौन सा रोग लगता है वो भी हमने देख लिया। आई होप चावल के बारे में जो है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम चलते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं के बारे में भी जो है डिटेल से देख लेते हैं भाई, गेहूं की फसल के अंदर कौन कौन सा रोग लगता है, गेहूं की जो है कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो चलिए आइए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। पहले पॉइंट में बोला गया
गेहूं भारत की जो है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं फसल को उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में जो है उगाया जाता है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। पहली महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो चावल है। दूसरी महत्वपूर्ण फसल हो जाएगी गेहूं, और गेहूं को सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोया जाता है, जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य है, ये ऐसे मान सकते हैं, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम राज्यों में ये बोया जाता है, और इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो इसका प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा अभी कुछ समय से ये नोटिस किया गया है हरियाणा और पंजाब, ठीक है, हरियाणा पंजाब। और ओवरऑल की बात करूँ तो यूपी आ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल की बात करूँ तो यूपी आ जाएगा। इन राज्यों के अंदर जो है गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद मैं इसके जो है सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की बात करूँ तो गेहूं की फसल को उगाने के लिए कितनी वार्षिक सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है, तो गेहूं की फसल को उगाने के लिए जो है 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जो है आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं को उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से मुख्य क्षेत्र है, आइए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम में एरिया है ना, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान जो है ये एक प्रमुख क्षेत्र है गेहूं को उगाने के लिए। और दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में हो जाएगा दक्कन की काली मृदा वाला प्रदेश। इन दोनों ही क्षेत्रों में जो है गेहूं काफ़ी अच्छा जो है प्रोडक्शन होता है, गेहूं का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। गेहूं का वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है, टिट्रिकम एस्टिवम, ठीक है, टिट्रिकम एस्टिवम जो है इसका गेहूं का साइंटिफिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो गेहूं कौन से कुल का पौधा है, तो ग्रैमीनी कुल का जो है ये पौधा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, गेहूं की फसल के लिए आवश्यक तापमान कितने की जरूरत पड़ती है, तो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। टेट्रिक एस्टिवम प्रजाति की खेती जो है संपूर्ण भारत में की जाती है। इस प्रजाति के विकास का श्रेय जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है कहा जाता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आपको आसानी लैंग्वेज में जो समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई जो है डिफिकल्ट लगती हैं चीज़ें तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको जो है और जो है ईजी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1963 में अमेरिका के राफलेर फाउंडेशन की सहायता से जो है सोनार 64 मैक्सिकन गेहूं प्रजाति का जो है 100 किलोग्राम जो है बीज जो है इंपोर्ट किया था, ठीक है। आयात का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट होता है भाई, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत सरकार ने जो सर्वप्रथम है वो बीज कब आयात किया था, 1963 में जो है ये बीज आयात किया था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है गेहूं एवं राई के मध्य क्रॉस करवाकर जो है टिट्रिकल गेहूं की नई प्रजाति विकसित की गई है। तो ये देख लो, गेहूं और राई को मध्य क्रॉस करा के जो वैज्ञानिक नई किस्म को उपज करते हैं ना, मतलब नई किस्म का जो है विकास करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। अब ये गेहूं से गेहूं जो है गेहूं का गेहूं से क्रॉस नहीं करवाया, ये जो है ऑप्शन में आपसे दे सकते हैं कि भाई जो है गेहूं की जो नई प्रजाति है टिट्रिकल, यहाँ पे लिखा गया ना टिट्रिकल का जो विकास किया गया है किस को जो है क्रॉस करके किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पहले ऑप्शन में दे देगा आपको, एक सेकंड, पहले ऑप्शन में क्या दे देगा, पहले ऑप्शन में दे देगा आपको गेहूं व गेहूं के बीच में क्रॉस करके ये टिट्रिकल गेहूं का जो किस्म है वो जो है विकास किया गया है। दूसरे में दे देगा गेहूं और मक्का दे देगा, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ गेहूं व मक्का। तीसरे में आपको दे देगा गेहूं व राई, ठीक है, गेहूं व राई। अब कोई भी नहीं सोच सकता कि गेहूं व राई इसका ऑप्शन मिलेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा गेहूं व राई। ऐसा ही जो है यहाँ पे लिखा गया है, गेहूं व राई के मध्य जो है क्रॉस करके नई किस्म टिट्रिकल गेहूं की जो है नई प्रजाति विकसित की गई है। यकीन मानिएगा ये वीडियो सीरीज अगर आप देख लेंगे ना तो HSSC का जो हरियाणा पुलिस है, HSSC का किसी भी एग्जाम में 5 से 7 नंबर की एग्रीकल्चर आती है, इससे बाहर नहीं जाएगी। यकीन, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सा विश्वास करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, राज 3077 जो है गेहूं की एक प्रजाति है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है राज 3077 जो है किस की प्रजाति है, गेहूं की है, चावल की है, मक्का की है, राई की है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है। राज 3077 जो है ये गेहूं की एक प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, इमर गेहूं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है उगाया जाता है, ठीक है। दक्षिण क्षेत्रों में जो है कौन सी गेहूं की फसल उगाई जाती है, इमर गेहूं जो है दक्षिण भारत के अंदर उगाया जाता है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त गेहूं की प्रजाति है। क्या कहने का मतलब, मैक्रोनी जो गेहूं है ना, असिंचित परिस्थितियां, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर जो है
पानी नहीं पहुंच पाता हो या फिर पानी की कमी हो जाती हो, ऐसी परिस्थितियों में जो है मैक्रोनी गेहूं जो है वो सबसे उपयुक्त गेहूं की प्रजाति होती है। इसको जो है उगाने के लिए जो है, इसको प्रोडक्शन लेने के लिए जो है, मतलब नॉर्मल से जो जितना पानी की आवश्यकता होती है ना, उससे कम में भी जो है ये प्रजाति का पौधा चल जाता है। इस गेहूं की प्रजाति को मुख्यतः राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक के कुछ भागों में उगाया जाता है। इसे सख्त गेहूं की उपमा दी जाती है। जो मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया ना, सेम यहीं पर ये चीज़ लिख दी गई है। अब आप जो है समझ गए होंगे। राजस्थान आप सभी जानते हैं पानी की कमी है, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी इलाका है, गुजरात का भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर जो है पानी की किल्लत है। तो ऐसे एरियो के लिए जो ये मैक्रोनी गेहूं है ना, ये काफ़ी जो है फायदेमंद साबित होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये PDF जो है यहीं पर ओवर हो गई है। तो आज हमने 2 फसलों को देख लिया है, एक तो चावल को देख लिया और दूसरे किसको देखा है, दूसरे हमने गेहूं को देख लिया। इन दोनों फसलों को जो है कंप्लीट हमने देख लिया है, इनके रोग देख लिए, इनकी किस्में देख लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा सैटरडे को आएगा उसमें हम कौन सा जो है फसल देखेंगे, उसके अंदर हम जो है एक फसल मक्का देखेंगे और दूसरी फसल कौन सी देखेंगे, ये आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ इतना लिख के बताना है कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्या कुछ भी आपको एग्रीकल्चर में नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। सारी जो PDF नोट्स हैं वो सारे टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बस मेरे मोटिवेशन के लिए आपको एक ही काम करते रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।